हेलो एवरीवन, आप सभी हमारे साथ यूपी ट्रिपल एस सी पेट का सिलेबस पढ़ रहे हैं और उसके पढ़ने के क्रम में हम लोगों ने देखा भारतीय संविधान का जो पार्ट है पहला उसको, और आज ये भारतीय संविधान का दूसरा पार्ट होगा। तो देखते हैं कि कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा करते हैं। कल हम लोगों ने देखा कि कैसे कंपनी अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई और भारत आने के क्रम में इसके बाद यहाँ पे क्या क्या घटनाएं हुई, कैसे कैसे यहाँ पे युद्ध इत्यादि या फिर संधि इत्यादि हुए। फिर हमने देखा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, फिर हमने देखा 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसके बाद हम लोगों ने उसमें कुछ प्रावधान पढ़े कि इसमें क्या क्या हुआ, किस प्रकार की जानकारी या फिर किस प्रकार का एक्ट जो है भारत में लाया गया था। अब इसके बाद कुछ और एक्ट भारत में लाए गए थे, तो देखते हैं कि वो कौन कौन से एक्ट थे। ठीक है, तो देखते हैं। पहला, इसके बाद जो है पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया था 1784 ईस्वी में। 81 के बाद 84 ईस्वी में यह एक फिर से एक्ट लाया गया था और इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट क्यों पड़ा? क्योंकि उस समय जो पिट्स था वो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर था उस समय, तो इसलिए इस एक्ट का नाम पिट्स इंडिया एक्ट रखा गया। और इसको जो है 1784 ईस्वी में इसको एक्ट को पारित किया गया। और उसमें कहा क्या गया, देखिए पहला पॉइंट इसमें है, कंपनी के व्यापारिक कार्यों और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। उसमें कंपनी के द्वारा जो अभी व्यापारिक कार्य और प्रशासनिक कार्य दोनों किए जाते थे, अब उनको अलग अलग कर दिया गया। अर्थात प्रशासनिक कार्य कोई और देखेगा और इसके बाद व्यापारिक काम कोई और देखेगा। अब उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, व्यापारिक कार्यों का अधिकार कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास था, लेकिन कंपनी के प्रशासनिक कार्यों के नियंत्रण के लिए अलग से विभाग बनाया गया जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा गया। ठीक है, यहाँ देखिए दो शब्द आपको आए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, दो शब्द आपको मिले। इसके बाद यहाँ देखिए COP, कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर। ठीक है, ये इसको समझिएगा ये क्या होते थे, पहले इसको समझिए। कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर ये होते थे शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, ये जो है शेयर होल्डर थे, अर्थात मालिक यही थे, शेयर होल्डर कंपनी के यही थे। और ये कहाँ थे? ब्रिटेन में थे। ये कहाँ थे? ब्रिटेन में थे। कहाँ थे? ब्रिटेन में थे। ओके, और ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो थे भारत में थे, और कोर्ट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल यह भी भारत में ही थे। ठीक है, तो जो ये थे इनके लिए व्यापारिक कार्यों के लिए इनको हेड बनाया गया और प्रशासनिक कार्यों के लिए इनको हेड बनाया गया। ओके, तो इस प्रकार क्या किया गया, इस एक्ट के माध्यम से व्यापारिक कार्यों और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। और इसमें कुछ किया गया था, उसको देखिएगा। ये जो प्रशासनिक कार्यों को देख रहे थे, कौन देख रहा था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो इनके बिना, इनके सहमति से युद्ध और संधि इत्यादि नहीं किए जाते थे। कंपनी कभी कभी मनमानी ढंग से जहाँ पे फ़ायदा देखती थी वहाँ पे संधि और युद्ध दोनों करती थी, पर उनकी मनमानी हरकतों को रोकने के लिए जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का हस्तक्षेप है, उन्होंने एक प्रशासनिक कार्य को करने के लिए एक अलग से विभाग बनाया जिसका नाम बोर्ड ऑफ कंट्रोल था। इनकी सहमति के बगैर कोई भी संधि, युद्ध इत्यादि नहीं किए जाते थे। पहले कंपनी मनमाने ढंग से काम करती थी, लेकिन अब यहाँ ऐसे नहीं काम कर सकती। तो इसको पॉज करिएगा और लिखिएगा। ओके, अब इसके बाद कंपनी को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या किया गया, फिर से एक एक्ट लाया गया, एक्ट ऑफ 1786। ठीक है, इस एक्ट के अंतर्गत क्या क्या बातें कही गई इसको देखते हैं। इस एक्ट में
केवल एक काम किया गया, वो क्या था? गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां दी गई। अर्थात कहने का क्या तात्पर्य है? कहने का तात्पर्य यह है कि अभी तक गवर्नर जनरल, आपको ये बताया गया था कि 5 मेंबर का कार्यकारी परिषद में होते थे गवर्नर जनरल की, और जो मेजॉरिटी से काम होता था, अर्थात जो 3 लोग अगर जो किसी बात पे सहमत हो जाते थे तो वही काम करना पड़ता था। पर अब ऐसा नहीं है, अब इसको सेनापति की शक्तियाँ दे दी गई, अर्थात अब वह किसी भी बात को स्वीकार या फिर अस्वीकार कर सकता था। अगर जो आप किसी प्रपोज़ल को गवर्नर के पास लेके जाइए तो वो अब किसी भी प्रपोज़ल को अस्वीकार कर सकता था, लेकिन पहले ऐसा नहीं कर पाता था, क्योंकि मेजॉरिटी से काम होता था। 5 सदस्य होते थे, 3 की मेजॉरिटी होती थी, 3 अगर जो किसी बात पे सहमत हो जाते थे तो उस वर्क को करना पड़ता था। ठीक, तो यह एक अच्छा काम किया गया उनके द्वारा। ओके, फिर इसके बाद एक्ट ऑफ 1793, इस एक्ट के अंतर्गत क्या कहा गया? इस एक्ट के अंतर्गत देखिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। अभी हमने आपको बताया था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था। इसका गठन किया गया था किसके लिए? प्रशासनिक कार्यों के लिए। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था प्रशासनिक कार्यों के लिए। तो प्रशासनिक कार्यों का अभी तक जो वेतन आता था वो ब्रिटेन से आता था। ठीक है, जो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल में जितने मेंबर थे उनका वेतन कहाँ से आता था? ब्रिटेन से आता था। पर कहा गया कि नहीं, अब इनका जो वेतन होगा वो भारतीय राजस्व से आएगा। ठीक है, कहाँ से आएगा? भारतीय राजस्व से आएगा। और ये यहाँ पे 20 वर्ष क्यों लिखा गया है? 20 वर्ष इसलिए क्योंकि देखिए, जो ब्रिटेन में लोग होंगे और ब्रिटेन की कंपनियां होंगी, बहुत सारी कंपनियां होंगी ब्रिटेन में। उस समय बहुत सारी ब्रिटेन में कंपनियां रही होंगी, और उस कंपनी में केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत आई थी। तो और भी जितनी कंपनियां थी ब्रिटेन में, वो दबाव डाल रही थी किसके ऊपर? ब्रिटिश पार्लियामेंट के ऊपर, कि हमें भी जाने दीजिए, अगर जो इतना फ़ायदा भारत में कुछ इस प्रकार का फ़ायदा हो रहा है तो हमें भी जाने दीजिए। ओके, तो फिर क्या किया गया? क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी ने 20 वर्षों के लिए अपना एकाधिकार बनाया। अर्थात कंपनी द्वारा कुछ पैसे या फिर कुछ देकर, दान देकर या फिर कुछ भी लेन देन के द्वारा ब्रिटिश पार्लियामेंट को 20 वर्षों तक जो है भारत में व्यापार करने के लिए मनाया गया। ठीक है, 20 वर्षों तक अभी आप इससे जो है 20 वर्षों तक आप ही भारत में रहेंगे, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में रहेगी, ऐसा ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा। ओके, ये हो गया। अब इसके बाद वीडियो को पॉज करिए, इसको लिखिए। अब आगे हम लोग देखेंगे कि और आगे चल के कौन कौन से एक्ट लाए गए। ठीक है, देखिए, इसके बाद एक्ट ऑफ 1813 चार्टर एक्ट। ओके, इस एक्ट के अंतर्गत क्या कहा गया, पहले उसको देखते हैं। इस एक्ट में बताया गया कि कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया है। कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया है, और कंपनी का एकाधिकार केवल और केवल चाय पर ही बना रहेगा। एकाधिकार केवल और केवल चाय पर बना ही रहेगा। और कंपनी को 20 वर्षों के लिए, अर्थात और 20 वर्षों के लिए कंपनी को भारत में रहने की अनुमति दी गई। पर पहला पॉइंट देखिए, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, और कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार केवल चाय पर बना रहा। कहाँ पे बना रहा? केवल और केवल चाय पर। ये इम्पोर्टेंट है। ऐसे पूछा जाता है कि किस एक्ट के अंतर्गत यह किया गया, यह काम किस एक्ट के अंतर्गत किया गया। दूसरा देखिए, ईसाई मिशनरी को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति, अर्थात ईसाइयों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई इस एक्ट के अंतर्गत। ओके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में।
एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण काम इसमें किया गया वो था कि भारतीय शिक्षा पर 1 लाख प्रति वर्ष खर्च करने का प्रावधान किया गया। अच्छा, ये किया क्यों गया? क्योंकि अब ऐसा तो था नहीं कि भारत को शिक्षित करने आए थे, ऐसा नहीं था। प्रॉब्लम ये था कि जब वो लोग ब्रिटेन से अर्थात लंदन से लोगों को यहाँ बुलाते थे काम करने के लिए, तो खर्चा उनका ज़्यादा आता था। तो उन लोगों ने यह दिमाग लगाया कि क्यों ना यहीं के लोगों को थोड़ा बहुत शिक्षित किया जाए और इन्हीं से काम करवाया जाए। तो उन लोगों ने क्या किया, पहली बार, यह भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप जो है पॉजिटिविटी में लेंगे कि भारत में प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च होंगे शिक्षा पर, वो भी विदेशियों द्वारा। तो ये बात आप पॉजिटिविटी लेंगे, तो इसलिए ये क्वेश्चन भी पॉजिटिव लेंगे और ये पॉइंट भी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी लेंगे इसमें, और इसको टिक करेंगे। भारतीय शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख खर्च करने का प्रावधान किया गया। प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किस एक्ट के अंतर्गत किया गया? तो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। ओके, अब इसके बाद और भी कुछ हैं, उसको लिखेंगे। पहले इस वीडियो को पॉज करिए और इसको लिखिए। अब हम लोग आगे देखेंगे कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा और कौन कौन से कदम उठाए गए भारत में, और उसी को आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, इसके बाद जो है 1833 का चार्टर एक्ट आया, और इस एक्ट के अंतर्गत 2 सबसे महत्वपूर्ण कार्य किए गए। देखिएगा, पहला काम ये किया गया कि कंपनी के व्यापारिक कार्यों को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, कंपनी के व्यापारिक कार्यों को समाप्त कर दिया गया और उसको एक प्रशासनिक कार्य के रूप में रखा गया, अर्थात कंपनी को पूरी तरह प्रशासनिक कार्यों में लगा दिया गया, प्रशासन के कार्यों में लगा दिया गया। और दूसरा काम ये किया गया, जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, तो उस समय बंगाल का गवर्नर होता था, और उस समय 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर के पद को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। आपको ये पढ़ाया जा चुका है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसमें ये काम किया गया था। और इस एक्ट में ध्यान दीजिएगा, 1833 के चार्टर एक्ट में क्या किया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। क्या बनाया गया? भारत का गवर्नर जनरल। देखिए, बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। समझ में आ रही है बात? अब इसको देखिए, पहला पॉइंट इसमें क्या है, कंपनी के व्यापारिक कार्यों को समाप्त कर दिया गया और कंपनी को एक प्रशासनिक इकाई में बदल दिया गया। व्यापारिक कार्यों को उसके समाप्त कर दिया गया। लेकिन क्या कहा गया कि 20 वर्षों तक अभी भी कंपनी अगले 20 वर्षों तक भारत में रहेगी। ईस्ट इंडिया कंपनी अगले 20 वर्षों तक भारत में रहेगी। ओके, इसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। उस समय बंगाल का अंतिम गवर्नर, अर्थात बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग था, तो उसी को ही भारत का क्या पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। जो अंतिम गवर्नर जनरल था, अर्थात जब 1833 का चार्टर एक्ट आया, तो उस समय जो अंतिम गवर्नर जनरल, मतलब उस समय जो गवर्नर जनरल था, लॉर्ड विलियम बेटिंग था। और इसी को ही, जैसे 1833 का चार्टर एक्ट आया, उसी को ही भारत का पहला गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये यहाँ से इसको ये पूरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। किस प्रकार से है, ऐसे नहीं पूछा जाता। क्वेश्चंस को पूछने का क्राइटेरिया थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब जो भी पेपर सेट करते हैं वो अच्छे से क्वेश्चन पूछते हैं।
क्वेश्चन कैसे पूछा जाए, ये नहीं पूछा जाएगा आपको कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, ये तो सब रटे हुए हैं, ऐसे नहीं क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1833 के चार्टर एक्ट के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। क्वेश्चंस देखिए, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, 1833 के चार्टर एक्ट के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सब रटे हुए हैं, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, भारत का पहला गवर्नर जनरल, ये सब क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। अब क्वेश्चंस के पूछने का पैटर्न थोड़ा सा चेंज है। ओके, अब इसके बाद वीडियो को पॉज करिए, इसको लिखिए, इसके बाद फिर आपको बताए जाएंगे कि क्या क्या हुआ आगे चल करके। ओके, अब इसके आगे पार्लियामेंट द्वारा क्या क्या एक्ट पारित किया गया उसको देखते हैं। देखिए, अगली जो एक्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे वो है एक्ट ऑफ 1853। 1853 का एक्ट, इस एक्ट के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया गया था, उसको हम लोग देखेंगे। इसके बाद इस एक्ट के अंतर्गत यहाँ देखिए हमने 20 वर्ष नहीं लिखा हुआ है, उसका क्या मतलब है अभी आपको बताया जाएगा। पहला पॉइंट देखते हैं इसका। देखिए यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, पहली बार भारत में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भारतीयों को बैठने का मौका मिला। ये अंग्रेज के जो कर्मचारी थे वो ये नहीं चाहते थे कि भारतीय भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अर्थात लिखित एग्ज़ाम में बैठें, क्योंकि उनको यह डर था कि भारतीयों के पास भी क्षमता है एग्ज़ाम को पास करने के लिए। तो पहले जो एग्ज़ाम होते थे, पहले जो कर्मचारी रखे जाते थे कंपनी में, वो इंटरव्यू के माध्यम से रखे जाते थे और भाषा जो होती थी वो इंग्लिश होती थी। ओके, पर जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लिखित रिटन एग्ज़ाम आया तो जो अंग्रेज़ों के कर्मचारी थे अर्थात जो उनके ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे, उन्होंने यह कहा कि नहीं, ये एग्ज़ाम मत कराइए और जैसे ही आप लोग करते थे वैसे ही करिए, हाँ, जैसे इंटरव्यू टाइप में होता था वैसे ही रखिए। लेकिन वहाँ की पार्लियामेंट के द्वारा यह निर्णय लिया गया और शायद ये निर्णय अच्छा भी था। तो देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, कंपनी के कर्मचारियों की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस परीक्षा में भारतीय को भी शामिल किया गया। इस बार क्या किया गया, भारतीय को भी शामिल किया गया। ओके, तो पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स किस एक्ट के अंतर्गत कराया गया, तो 1853। ओके, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट देखिएगा नोट के माध्यम से, यहाँ यह बात नहीं की गई कि कंपनी भारत में कब तक रहेगी। पहले वाले एक्ट में, इससे पहले वाले एक्ट में हम लोगों ने देखा था कि कंपनी जो है 20 वर्षों तक भारत में रहेगी, लेकिन इस एक्ट में 1853 के एक्ट में यह बात नहीं कही गई कि कंपनी आगे कितने दिनों तक भारत में रहेगी। सच तो यह है कि और भी कंपनियों के दबाव आते थे। ब्रिटिश पार्लियामेंट अर्थात ब्रिटेन में बहुत सारी कंपनियां थीं और उन कंपनियों का जो है दबाव आता था ब्रिटिश पार्लियामेंट पे कि हमको भी जाने का मौका दीजिए, हम भी वहाँ कुछ अच्छा करेंगे, आपको प्रॉफिट दिलाएंगे। ओके, तो ये सब बातें होती रहती थी, इसलिए। लेकिन अब इस वाले में, इस एक्ट के अंतर्गत यह बात कहीं नहीं बताई गई कि ये कंपनी जो है कितने वर्षों तक यहाँ भारत में और रहेगी। ओके, अब इसका केवल यही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था पहला वाला। तो इस वीडियो को पॉज करिए और इतना लिखिए। अब हम लोग इसमें ही आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा या फिर गवर्नमेंट द्वारा, वहाँ के ब्रिटेन के
क्या क्या और आगे चलकर कदम उठाए गए, और इसको पढ़ने के क्रम में हम लोग इसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।